इस मूवी की कहानी में हजारों साल पुराने 10 रिंग्स के बारे में बताया गया है कि ये 10 रिंग्स नस्ल दर नस्ल एक आदमी के साथ जुड़े रहे जिसका नाम वेनवू है। जिसके बारे में बताया गया है कि इस 10 रिंग्स की पावर से वेनवू को बेपनाह ताकत और अमर रहने का वरदान मिला था। वेनवू कई सदियां जी चुका था और अगर वो चाहता तो 10 रिंग्स की पावर को अच्छाई के कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसको चाहिए थी बेपनाह ताकत और इन्हीं 10 रिंग्स की पावर के साथ वो अकेला ही दुश्मन का सफाया करने की ताकत रखता था। उसने अपनी फौज का नाम भी 10 रिंग्स ही रखा था। तो सदियां बीतती गईं और वो दुनिया के हर कोने में फैलते गए। दुनिया के हर दौर में दबे पांव काम करते रहे, काफी सरकारें भी गिराईं और दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। पैसों और ताकत की लालच में वो कई जिंदगियां जी चुका था, लेकिन अब उसे और भी कुछ चाहिए था, जिसके लिए वो एक रहस्यमय गांव जाना चाहता था जिसका नाम तालो है, जहाँ पे तिलिस्मी ताकत की युग कला के जानने वाले लोग रहते थे। फिर वो जब अपने लोगों के साथ तालो जाने के लिए उस गांव के करीब पहुंचता है तो वहाँ का जंगल उनके साथ चलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहां जाने का रास्ता खुद बदलने लग जाता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाता है। वेनवू गाड़ी से कूदकर बच जाता है और गाड़ी खाई में गिर जाती है। जिसके बाद वो पैदल उस जंगल से होते हुए गांव की तरफ बढ़ता है तो उस गांव से पहले उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम ली होता है, जो उसको वहां से वापस जाने का बोलती है क्योंकि उस रहस्यमय गांव में अजनबियों का जाना मना होता है। तो वेनवू अपने रिंग्स की पावर के साथ ली को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन ली बहुत आराम से वेनवू और उसकी पावर्स का मुकाबला करती है और 10 रिंग्स को काबू करके बहुत आसानी से वेनवू को मार गिराती है और वहां से गायब हो जाती है। फिर अगले सीन में बताते हैं कि ली और वेनवू को प्यार हो जाता है और दोनों ने शादी कर ली थी, जिसकी वजह से ली को अपना गांव तालो छोड़ना पड़ा था और ली अपने बेटे को ये पूरी कहानी सुना रही थी, जिसमें वो अपने बेटे को ये भी बताती है कि ली के पास जो 10 रिंग से लड़ने की कला थी वो उसके गाँव के महारक्षक ड्रैगन की जादुई ताकतों का वरदान था, जो वेनवू से शादी करने और अपना गांव छोड़कर जाने की वजह से अपनी पावर्स भी छोड़नी पड़ी थी। और ली शांग-ची को एक लॉकेट भी देती है और ये बोलती है कि जब कभी तुम्हें लगे कि तुम भटक गए हो तो ये लॉकेट तुम्हें घर का रास्ता दिखाएगा। फिर अब इस सीन में दिखाते हैं ली और वेनवू का बेटा जिसका नाम शांग-ची है, वो अमेरिका में अकेले अपनी लाइफ जी रहा था और किसी होटल में अपनी दोस्त कैटी के साथ पार्किंग वैली की जॉब कर रहा होता है। शांग-ची वहाँ बिल्कुल एक नॉर्मल लोगों की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है और इस सब के चलते ही अचानक एक दिन अपने काम पे जाते हुए बस में एक आदमी शांग-ची के पास आता है और उससे वो लॉकेट मांगता है। लॉकेट ना देने पे उसको मारने की धमकी भी देता है, लेकिन शांग-ची उसको लॉकेट देने से इनकार कर देता है। तो वो आदमी जबरदस्ती लॉकेट लेने की कोशिश करता है तो उसके बाकी साथी आकर शांग-ची को पकड़ लेते हैं और फिर जब वो आदमी कैटी को मारकर धक्का देता है तो शांग-ची को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और फिर वो अपने बेहतरीन फाइटिंग स्किल्स के साथ उन खतरनाक लोगों को मारना शुरू करता है, जहाँ शांग-ची अकेले ही सारे गुंडों के साथ फाइट करता है और उन सबको बहुत पीटता है। कैटी ये सब देखकर बहुत हैरान होती है क्योंकि कैटी ने कभी शांग-ची का ये रूप नहीं देखा था। इतने में उनमें से एक और आदमी जो बहुत खतरनाक और उसका एक हाथ तलवार वाला होता है, वो शांग-ची पे हमला करता है, लेकिन शांग-ची उसके हर अटैक से खुद को बचाता है। लेकिन उस आदमी के अटैक करने से बस के ब्रेक्स कट कर खराब हो जाते हैं और बस कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जिसकी वजह से बस का ड्राइवर भी टकराने की वजह से बेहोश हो जाता है। जहाँ पे कैटी उस बस को संभालने की कोशिश करती है और शांग-ची खुद को उस आदमी से बचाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से बस और ज्यादा टूटती जा रही होती है। इतने में उन गुंडों के बाकी लोग भी होश में आ जाते हैं और शांग-ची फिर दोबारा से फाइट करके सबको बस से बाहर फेंकता है और तलवार वाले आदमी को बस के पिछले हिस्से में धक्का दे देता है। तभी वो बस 2 टुकड़ों में टूट जाती है और बस का अगला हिस्सा बाहर खड़ी गाड़ियों में टकराकर रुक जाती है। लेकिन फाइट के दौरान शांग-ची का लॉकेट छीन चुका था। फिर वहां से जाने के बाद कैटी शांग-ची से उसकी असलियत का पूछती है क्योंकि उसने कभी शांग-ची को ऐसा नहीं देखा था। तब वो उसको बताता है कि उन गुंडों को मेरे डैड वेनवू ने वहां भेजा था और मुझ पे हमला करने के बाद अब वो मेरी बहन के पास जाएंगे, तो मुझे अपनी बहन को बचाने मकाओ जाना होगा, जहाँ कैटी भी उसके साथ जाने का बोलती है। फिर दोनों मकाओ के लिए निकल जाते हैं और फ्लाइट में शांग-ची कैटी को अपनी कहानी बताता है कि उसकी माँ के मरने के बाद उसके डैड ने उसको बचपन से ही ट्रेनिंग देना शुरू करवा दी थी और दिन रात उसको जान लेने के हर तरीके सिखाए गए और खतरनाक ट्रेनिंग के साथ
उसको एक कातिल बनाया। जब वो 14 साल का हुआ तब उसके बाप ने शांग-ची को उसके पहले मिशन पे भेजा था और फिर ये भी बताता है कि उस मिशन से घर वापस जाने के बजाय वो भाग गया था और अमेरिका आकर अकेले अपनी लाइफ शुरू की थी। इतने में वो दोनों मकाओ पहुंच जाते हैं और अपनी बहन को ढूंढते हुए एक एड्रेस पे जाते हैं जहाँ पे अंडरकवर फाइटिंग क्लब चल रहा था और वहाँ पे वो लोग शांग-ची को जबरदस्ती फाइट करने के लिए रिंग में भेज देते हैं और उसके खिलाफ आने वाली फाइटर शांग-ची की बहन शालिंग होती है। ये देखकर शांग-ची उसको लड़ने से मना करता है, लेकिन उसकी बहन शालिंग जो शांग-ची से बहुत नाराज थी वो उसको मारना शुरू करती है। शालिंग उससे बहुत गुस्सा थी क्योंकि बचपन में शांग-ची उसको मिशन से 3 दिन में वापस लौट कर आने का बोलकर भाग गया था। फिर रिंग में शालिंग एक बहुत जोरदार किक मारकर शांग-ची को नॉकआउट कर देती है। फिर फाइट के बाद जब दोनों मिलते हैं तो शांग-ची अपनी बहन को बताता है कि 10 रिंग्स ने अमेरिका में मुझ पर हमला किया था और अब वो लोग तुम पे भी हमला करने आएंगे और उसको ये भी बताता है कि उसका लॉकेट भी छीन लिया गया है जो उसकी माँ ने शांग-ची के साथ एक लॉकेट उसकी बहन को भी दिया था। वो लोग ये सब बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे 10 रिंग्स के लोग दोबारा हमला कर देते हैं और वहाँ से भागने के लिए वो दोनों बिल्डिंग की साइड पे कंस्ट्रक्शन एरिया से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन 10 रिंग्स के लोग उनको पकड़ने के लिए उनका पीछा करते हैं जिनसे बचकर भागने के चक्कर में वहाँ काफी फाइट होती है जिसके चलते कैटी बिल्डिंग से गिर जाती है जिसको शालिंग बचा लेती है। वो लोग वहाँ से बचकर निकलने की कोशिश में लगे होते हैं। इतने में शांग-ची को ट्रेन करने वाला ट्रेनर भी वहाँ आ जाता है और बहुत तेजी से शालिंग का लॉकेट भी छीनकर वहाँ से भाग जाता है, जिसको रोकने के लिए शांग-ची उसके पीछे जाता है और उसको भागने से रोक लेता है और लॉकेट वापस लेने के लिए अपने ट्रेनर से लड़ता है। और फिर जब शांग-ची अपने ट्रेनर को मारने ही वाला होता है तभी उसका बाप अपने 10 रिंग से उसको रोक देता है और काफी साल बाद अपने बेटे से मिलने के बाद उसको वापस घर ले जाने का बोलता है। फिर जब वो लोग अपने घर पहुंचते हैं तो कैटी वहां पे 10 रिंग्स की फौज देखकर बहुत हैरान होती है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि वैन वू शांग-ची और बाकी सबको बताता है कि तुम लोगों के घर से भागने के बाद मुझे तुम्हारी माँ की याद और ज्यादा सताने लगी तो मैंने उसके गाँव तालो के बारे में और ज्यादा रिसर्च करना शुरू की। मैं वहां जाने का खुफिया रास्ता तो नहीं ढूंढ पाया, लेकिन वहां क्या छुपा हुआ है ये ढूंढ लिया कि वहां तालों के जादुई पहाड़ों की गहराई में एक दरवाजा है और तुम्हारी माँ उस दरवाजे के पीछे हमारा इंतजार कर रही है। और वो ये भी जानता है कि इस बात पे यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मुझे तुम्हारी माँ ने खुद बताया कि जब मैं यहाँ उस गाँव का रास्ता ढूंढने के काम में डूबा हुआ था तो अचानक मुझे तुम्हारी माँ की आवाज सुनाई दी, जैसे वो मुझे बिल्कुल मेरे पास से पुकार रही हो। मैंने महसूस किया कि वो मुझे बुला रही है और उसको वहां से बचाकर ले जाने का बोल रही है, जिसको उसी के गांव के लोगों ने उस दरवाजे के पीछे कैद कर रखा है। क्योंकि जब हमने शादी की थी तो तालो गांव के लोग शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे क्योंकि उनका कहना था कि मैं उस गांव में रहने के काबिल नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारी माँ ने मेरे लिए वो गांव और वो तिलिस्मी ताकत छोड़कर मेरे साथ चली गई थी। लेकिन उस गांव तालो ने मुझसे सब छीन लिया और मेरी बीवी को वहाँ उस दरवाजे के पीछे बंद कर दिया। ये सब सुनकर शांग-ची अपने डैड को बोलता है कि माँ अब इस दुनिया में नहीं है और ना ही वो किसी दरवाजे के पीछे कैद है। तो फिर उसका डैड वही लॉकेट निकालता है और दोनों लॉकेट के पत्थर निकाल के एक जादुई ड्रैगन स्टैचू की आंखों पे लगा देता है, जिसके बाद उस मूर्ति से पानी आना शुरू हो जाता है और अचानक उस पानी से तालो तक पहुंचने का एक रास्ते का मैप बनना शुरू हो जाता है। तभी उसके बाप को वो लॉकेट उनसे छीनने पड़े थे और बताता है कि उस गांव तक पहुंचने का एक यही रास्ता है जिसकी मदद से हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं, वरना वहां का रास्ता बदलने वाला जंगल हर किसी को निगल जाता है। फिर वैन वू बोलता है कि अब मुझे वहां जाने का रास्ता पता है और फिर वैन वू अपनी फौज को ऑर्डर देता है कि आज से 3 दिन बाद हम मेरी बीवी को उस कैद से आजाद करके घर वापस लाएंगे और अगर तालो के लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की तो पूरा गांव जलकर राख कर दिया जाएगा। ये सुनने के बाद शांग-ची बोलता है कि आप इन सब अजीब बातों पर भरोसा करते हुए उस गांव को खत्म नहीं कर सकते और ये सब कुछ सच नहीं है। तो गुस्से में वैन वू शांग-ची उसकी बहन और कैटी को बंद करवा देता है। फिर वहाँ शांग-ची शालिंग से बात करता है कि हमें डैड से पहले उस गांव तक पहुंचना होगा ताकि उस गांव को डैड के हमले से बचा सके। इतने में उनको वहाँ किसी की आवाज आती है तो वो जाकर देखते हैं कि वहाँ एक और आदमी होता है जो उनके डैड के लिए काम करता था, जिसका नाम ट्रेवर स्लेटरी है। जब वो उनको अपने बारे में बता रहा होता है तभी वहाँ एक अजीब सा बिना चेहरे वाला पालतू जानवर आ जाता है जो ट्रेवर का पालतू मॉरिस है और सिर्फ ट्रेवर ही उस जानवर की बात सुन सकता था। तो वो मॉरिस ट्रेवर को बोलता है कि वो शांग-ची को जानता है क्योंकि तालो में शांग-ची की माँ के साथ ही बड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाप ने उस गांव का रास्ता ढूंढते हुए जादुई जंगल से मॉरिस को उठा लिया था। और फिर ट्रेवर शांग-ची को बोलता है कि मॉरिस चाहता है कि तुम उसको वापस घर
ले जाओ, लेकिन शांग-ची बोलता है कि वहां जाने का रास्ता किसी को नहीं पता। तो मॉरिस ट्रेवर को बताता है कि उसको तालो पहुंचने का रास्ता मालूम है जो उस भूल भुलैया वाले जंगल से होता हुआ जाता है और वो अभी सबको वहां ले जा सकता है। तो फिर वो लोग सब वहां से एक सुरंग के जरिए गैराज तक पहुंचते हैं और वहां से एक गाड़ी में भागते हैं। तभी टेन रिंग्स के लोग उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग किसी तरह वहां से निकल जाते हैं और फिर जाकर उस जंगल तक पहुंचते हैं और मॉरिस के कहने के मुताबिक उस जंगल के रास्ते में घुस जाते हैं, जहां उस जंगल का रास्ता खुद से बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन वो लोग मॉरिस के रास्ता बताने के मुताबिक जाते रहते हैं और उस चलती हुई भूल भुलैया से बाहर निकल जाते हैं और फिर एक जादुई झरने से होते हुए वो लोग उस गांव तक पहुंचते हैं जो बहुत ही खूबसूरत जगह होती है। और फिर शांग-ची तालो के लोगों से बात करता है कि जहां वो उनको बताता है कि हमारी माँ भी इसी गांव की थी। तभी उनकी माँ की बहन जिसका नाम यिंग नान है उनसे मिलती है और शांग-ची उनको बताता है कि हमारे डैड यहाँ आ रहे हैं क्योंकि डैड को ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों ने हमारी माँ को यहाँ किसी दरवाजे के पीछे कैद कर रखा है। ये सुनने के बाद यिंग नान उनको इस गांव के बारे में बताती है कि हम लोग यहाँ उस बड़े दरवाजे के रखवाले हैं जो पिछले 4000 साल से यहाँ जंग की तैयारी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी दुनिया को उस काली ताकतों वाले हैवान और उसकी फौज से बचाने के लिए जो उस बड़े दरवाजे के पीछे कैद है। उस हैवान की फौज को मूवी के अंदर वेलर्स ऑफ डार्कनेस बोला गया है। और यिंग नान आगे बताती है कि वो एक 100 लीटर मॉन्स्टर है, यानी लोगों की आत्मा खाने वाला अंधेरे का हैवान, और हर आत्मा खाने के बाद उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हमारे प्रोटेक्टर ड्रैगन ने हमारी दुनिया और तुम्हारी दुनिया को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर को और उसकी फौज को उस दरवाजे के पीछे कैद कर रखा है जिसका दरवाजा ड्रैगन की खाल से बना हुआ है। और तुम्हारे बाप वेनवू को जो आवाजें सुनाई देती हैं जिससे उसको ऐसा लगता है कि उसकी बीवी और तुम्हारी माँ उसको मदद के लिए बुला रही है, वो आवाजें भी असल में उसी हैवान की काली ताकतों का काम है, क्योंकि वो हैवान जानता है कि इस दुनिया में सिर्फ वेनवू ही उसको अपने 10 रिंग्स की पावर से इस कैद से आजाद करवा सकता है। इसलिए वो तुम्हारे बाप को गुमराह कर रहा है ताकि वो आकर इस दरवाजे को तोड़ दे और वो हैवान यहाँ से आजाद होकर फिर से अपना कहर बरसाना शुरू कर सके। इसके बाद शांग-ची, शेलिंग, कैटी और तालो के बाकी सब लोग वेनवू के हमले से लड़ने के लिए और ज्यादा तैयारी शुरू कर देते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि उस गांव में बनने वाले सारे हथियार और कवच ड्रैगन की खाल के साथ बनाए जाते हैं, क्योंकि सिर्फ यही हथियार है जिससे उन हैवानों को मारा जा सकता है। और यिंग नान शांग-ची और शेलिंग को ड्रैगन की खाल से ही बना हुआ लिबास भी देती है। और इसके बाद सब अपनी लड़ाई की तैयारी में लग जाते हैं, जहाँ कैटी तीरंदाजी सीखती है और शांग-ची को यिंग नान तालो की युद्ध कला भी सिखाती है। ये वही युद्ध कला थी जिससे 10 रिंग्स को भी काबू किया जा सकता है। और सब लोग लड़ाई से पहले खुद को पूरी तरह तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि वेनवू इस गांव पे हमला करने के लिए कभी भी वहां आ सकता था। और अगले दिन सुबह गांव के सब लोग होने वाली जंग के लिए तैयार हो जाते हैं और वेनवू वहां अपनी फौज के साथ पहुंच जाता है और वहां आकर यिंग नान से अपने लोगों को हटाकर उसका रास्ता छोड़ने का बोलता है। लेकिन यिंग नान उसको आगे बढ़ने से मना करती है और उसको बताती है कि तुम्हें वो हैवान गुमराह कर रहा है जो उस बड़े दरवाजे के पीछे कैद है। लेकिन वेनवू उसकी कोई बात नहीं सुनता और उन पर हमला करवा देता है और फिर उनके बीच जंग शुरू हो जाती है, जहां सब गांव के लोग 10 रिंग के लोगों से लड़ना शुरू करते हैं और वेनवू सबको उस जंग में उलझाकर खुद उस दरवाजे को तोड़ने उसकी तरफ बढ़ता है। तो शांग-ची अपने बाप को रोकने उसके पीछे जाता है और फिर शांग-ची और उसके बाप की फाइट होती है, जहां वेनवू शांग-ची को बहुत मारता है और उसको अपनी 10 रिंग्स की पूरी ताकत से बहुत खतरनाक पंच मारकर शांग-ची को झील में फेंक देता है। उसके बाद वेनवू उस बड़े दरवाजे तक पहुंचता है जो ड्रैगन की खाल से बंद था, लेकिन वेनवू अपने 10 रिंग्स के साथ पूरी ताकत से उस दरवाजे के ऊपर वार करना शुरू करता है और बार बार उस दरवाजे को पूरी ताकत से वार करके तोड़ना शुरू करता है, जिसकी वजह से उस दरवाजे में दरार पड़ना शुरू हो जाती है, जिसमें से कुछ वेलर्स आजाद हो जाते हैं और गांव तक पहुंचते हैं, जहां 10 रिंग और तालो के लोगों की जंग चल रही थी। तो वेलर्स उनमें से एक को पकड़कर उसकी रूह निकाल लेते हैं। 10 रिंग्स के लोग उस पर अपने हथियार चलाते हैं, लेकिन वेलर को उनके हथियारों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वेलर्स को सिर्फ ड्रैगन की खाल वाले हथियार से ही मारा जा सकता है। फिर वो वेलर आत्मा लेकर वापस 100 लीटर मॉन्स्टर के लिए उसी दरवाजे के अंदर ले जाता है ताकि उस मॉन्स्टर की ताकत बढ़ा सके। ये देखने के बाद शेलिंग 10 रिंग्स के लोगों को बोलती है कि अगर हम लोग एक साथ मिलकर नहीं लड़े तो हम सब मारे जाएंगे। तो 10 रिंग के लोग उसकी बात मान लेते हैं और एक साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां वेनवू उस दरवाजे को पूरी तरह तोड़ने की कोशिश में लगा रहता है, जिसकी वजह से काफी सारे वेलर्स आजाद हो जाते हैं।
और गांव की तरफ हमला करने जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ शांग-ची जो उस झील के अंदर बेहोश था, वहाँ उनका रक्षक ड्रैगन शांग-ची को लेकर झील से बाहर आ जाता है और उन वेलर्स को मारना शुरू करता है, जिसके साथ गांव के लोग भी उन हैवानों पे हमला शुरू कर देते हैं। फिर शांग-ची दोबारा अपने बाप को रोकने के लिए पहुंचता है और उससे मुकाबला करता है, लेकिन इस बार शांग-ची उससे लड़ते हुए वेनवू के 10 रिंग्स को अपने काबू में कर लेता है और अपने बाप को ये सब रोकने का बोलता है। लेकिन इतने में वो बड़ा सोल ईटर मॉन्स्टर दरवाजे के कमजोर हो जाने की वजह से उसको तोड़कर आजाद हो जाता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर शांग-ची पे हमला करने बढ़ता है, लेकिन वेनवू शांग-ची को बचाता है। लेकिन वो मॉन्स्टर वेनवू को पकड़ लेता है और उसकी आत्मा अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है, जिसके चलते वेनवू अपने 10 रिंग्स शांग-ची को दे देता है और वेनवू वहां मारा जाता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर शांग-ची को मारने बढ़ता है, तभी ड्रैगन आकर शांग-ची को बचाता है और उस मॉन्स्टर से लड़ता है। वो मॉन्स्टर जो अभी थोड़ा कमजोर होता है, तो वो गांव की तरफ भागता है ताकि और ज्यादा लोगों की आत्मा खाकर अपनी ताकत बढ़ा सके। लेकिन तभी शांग-ची ड्रैगन के साथ उस मॉन्स्टर को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करता है। तभी काफी सारे वेलर्स उस मॉन्स्टर के लिए आत्मा लेकर आ जाते हैं और उस मॉन्स्टर को खिला देते हैं, जिसके बाद उस मॉन्स्टर की ताकत बढ़ जाती है और वो पलटकर ड्रैगन पे वार करता है और ड्रैगन को पकड़कर उसकी आत्मा खाने की कोशिश करता है। और अगर मॉन्स्टर ने ड्रैगन की आत्मा ले ली तो फिर उस मॉन्स्टर को कोई भी हरा नहीं सकेगा। तभी ड्रैगन की मदद करने के लिए कैटी उस मॉन्स्टर के गले पे तीर सवार करती है और ड्रैगन की आत्मा निकलने से बचा लेती है। जिसके बाद ड्रैगन उस मॉन्स्टर को दोबारा मारना शुरू करता है और शांग-ची जो शैलिंग के साथ ड्रैगन के ऊपर होते हैं, वो भी ड्रैगन के साथ मिलकर अपनी 10 रिंग्स से मॉन्स्टर पे हमला करता है, जहाँ ड्रैगन उस मॉन्स्टर को उलझाए रखता है और शांग-ची उसी 10 रिंग्स की पूरी पावर के साथ मॉन्स्टर को बुरी तरह मारकर हमेशा के लिए खत्म कर देता है। और फिर ड्रैगन शांग-ची और शैलिंग को वापस गांव की तरफ ले जाता है, जहां पे काफी लोग अपनी जान गंवा चुके होते हैं, लेकिन वो लोग उस हैवान से जीतकर दुनिया को बचा लेते हैं और यहाँ इस मूवी की कहानी खत्म होती है।